हेलो एवरीवन, ऑडियो क्लियर है सबका? ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रीवियस लेक्चर से। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का एक बेसिक सा डेफिनेशन देखा है ना, कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और किस टाइप से दिखाई देता है। और डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने डिग्री और ऑर्डर निकाला है ना, तो डिग्री और ऑर्डर से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन देखना हो तो वो एक्चुअली में किस टाइप का फंक्शन होगा, एक तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और उसके बाद डेरिवेटिव। ठीक है, कितने भी ऑर्डर का हो सकता है डेरिवेटिव इस टाइप से, और ये इक्वल टू जीरो फॉर्मेट का होगा, है ना। तो इस टाइप अब देखो सही आ रहा है? ठीक है, ऑडियो वीडियो सही है अभी? तो यहां पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात कर रहे थे, है ना, तो प्रीवियस लेक्चर में जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की बात की, तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको इस फॉर्मेट का दिखाई पड़ेगा, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा आपको इस फॉर्मेट का दिखाई पड़ेगा, यानी ये भी क्या होता है, एक टाइप का फंक्शन होगा। किसका फंक्शन होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव्स के टर्म्स होंगे कुछ, है ना। तो वो टर्म्स कुछ भी किसी भी टाइप का हो सकता है। इस टाइप के इक्वेशन का हमने क्या निकाला, डिग्री कैलकुलेट किया कि डिग्री कैसे कैलकुलेट होता है, और इसी का हमने ऑर्डर भी कैलकुलेट किया कि ऑर्डर क्या होता है ना। तो ये दो बेसिक चीजें हमने कैलकुलेट की, और इसके बेसिस पे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये किस कैटेगरी में लाई करता है ना। तो ये दो बातें थी। अब हम आते हैं कि डिफरेंशियल, क्योंकि ये इक्वेशन है तो इक्वेशन का कुछ ना कुछ क्या होता है, सॉल्यूशन होता है ना। आपने पहले भी देखा होगा इक्वेशंस के क्या होता है, सॉल्यूशंस निकल के आते हैं, क्योंकि इसे हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो हमारा मेन पर्पस यहां पे यही है कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर पाए। तो सॉल्व करने से पहले हमें इक्वेशंस का सॉल्यूशन देखना है कि सॉल्यूशन क्या होता है ना। तो दो चीजें होती है कि अगर कोई, जैसे हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है, और हमें इसने बोला कि एक तो इसका सॉल्यूशन निकाल के बताओ, तो सॉल्यूशन हम डायरेक्टली फैक्टराइज मेथड यहां पे हम यूज करके 2,3 हम निकाल सकते हैं, है ना। तो ये एक बेसिक मेथड है डिफरेंशियल इक्वेशन और इक्वेशन सॉल्व करने का। ठीक है, दूसरी चीज, अगर कोई हमसे बोलता है कि मान लो x इक्वल टू 1 है, तो ये x इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, ये हमें चेक करना है ना। तो एक तो हमें सॉल्यूशन निकालना आना चाहिए, और दूसरी चीज कि अगर हमें सॉल्यूशन दिया हुआ है तो हम एटलीस्ट डिफरेंशिएट करके या एटलीस्ट हम देख के बता पाए कि ये उसका सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, तो सेम प्रोसेस यहां पे भी होता है। ठीक है, आपके पास क्या होगा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो अभी हम इसका सॉल्यूशन निकालना नहीं सीख रहे हैं, है ना। अभी हम ये सीख रहे हैं कि इसके सॉल्यूशन क्या क्या होते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें किस टाइप से दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशंस की बात करो, क्योंकि यहां पे देखो टर्म क्या है, डेरिवेटिव का टर्म इन्वॉल्व होता है ना। आपको याद होगा डेरिवेटिव का टर्म इन्वॉल्व होता था। अगर हमारे पास dy बाई dx है ना, और अगर हम y की वैल्यू एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी होगी, ट्वाइस एक्स होगी, है ना। अगर किसी ने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 डाल दिया तो भी dy बाई dx कितना होगा, सेम यही होगा। अगर किसी ने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 डाल दिया तो भी क्या होगा, सेम होगा। और किसी ने अगर एक्स स्क्वायर प्लस c डाल दिया तो भी सेम होगा, है ना। इन सब के लिए डेरिवेटिव क्या होता है, ये सेम होता है। तो देखो ये सब क्या है, एक्चुअली में इसका सॉल्यूशन है ना, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और यहां पे देखो अलग अलग टाइप से सॉल्यूशन निकल रहे हैं, इसलिए हम डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना। तो सॉल्यूशन को हम, डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को हम
दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है। क्यों डिवाइड करना पड़ता है आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि यहां पे देखो इसका भी डेरिवेटिव सेम है ना, इस टाइप के सबका डेरिवेटिव सेम है और इसका भी डेरिवेटिव सेम है, ठीक है। इन सब में डिफरेंस क्या है कि यहां पे जो कांस्टेंट ऐड है, यहां पे क्या कांस्टेंट ऐड है, 0 ऐड है, यहां पे क्या ऐड है, 2 ऐड है, 3 ऐड है, और यहां पे क्या ऐड है, ये एक जनरल कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसी कांस्टेंट के बेसिस पे सॉल्यूशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, एक को हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन और एक को हम बोलेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्लियर है? तो जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे होगा, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा किस फॉर्मेट का होगा। हमने लास्ट क्लास में बहुत सारे डिफरेंशियल इक्वेशन देखे थे, तो करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को, इसको अभी दिखाता हूं मैं कि कैसा होगा। तो अभी हम अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन हमारा किस फॉर्मेट का होगा, या तो जनरल सॉल्यूशन होगा या पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। मतलब क्या हो गया जनरल सॉल्यूशन का और पर्टिकुलर सॉल्यूशन का। और सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि आपके पास अभी तक हमने जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन देखे, ठीक है, अभी मैं एग्जांपल के लिए एक इक्वेशन ले लेता हूं, ठीक है, y डैश इक्वल टू 2, ठीक है, मैंने y डैश इक्वल टू 2x ले लिया, ठीक है, मान लो मैंने y डैश इक्वल टू 2 लिया। अब अगर कोई पूछता है कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबको क्लियर है ना, ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। तो इसने क्या किया, मुझे बोला कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तुम इसमें पुट करके देखो कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो अगर मैं y इक्वल टू इसमें पुट करूंगा इस इक्वेशन में, तो अगर ये इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, इसका मतलब ये इसका क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा। सबको क्लियर है? ठीक है। अब देखो अगर मैं इसमें इसको पुट करने का ट्राई करूं, अगर मैं इसमें पुट करता हूं तो मुझे ये बताओ कि क्या हम डायरेक्टली y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इसमें पुट कर पाएंगे? नहीं पुट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या इन्वॉल्व है, डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड की बात करो तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, dy बाई डी एक्स है, और राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ट्वाइस एक्स है ना। तो अगर मैं y की वैल्यू यहां पे पुट करूंगा, यहां जहां पे y है ना, तो यानी हमें इस y को डिफरेंशिएट करना होगा। तो लेफ्ट हैंड को डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, ट्वाइस एक्स, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, राइट हैंड के। इसका मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इसका क्या है, सॉल्यूशन है। अगर ये इसका सॉल्यूशन नहीं होता तो क्या होता है, तो लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड कभी नहीं होता। सिंपल जो लॉजिक होता है इक्वेशंस का, है ना, कि अगर कोई हमें, जैसे इसने हमें ये दे दिया कि x इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन है या नहीं, तो हम क्या करते हैं, x इक्वल टू 1 इसमें पुट करके देखते हैं। अगर लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड हो जाता है तो सॉल्यूशन होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, है ना। सेम वही लॉजिक हम यहां पे भी ट्राई कर रहे हैं। तो अब देखो अगर किसी ने ये बोला होता कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 तुम पुट करके देखो, ये भी तुम पुट करके इसी मेथड से चेक करोगे तो लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड आपको यहां पे भी आएगा, है ना। वैसे ही आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी भी पुट करते हो तो ये भी इसका क्या होता है, ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो यानी इस इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल है। डिपेंड करता है किस पे डिपेंड कर रहा है, इस कांस्टेंट की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है ना। ये कांस्टेंट आप क्या चूज कर रहे हो। तो जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहने का मतलब ये होता है कि अगर किसी इक्वेशन में, ठीक है, देखो डेफिनेशन लिख लो जनरल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन का, है ना। तो हम जनरल सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन किसको बोलेंगे हम, जनरल सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन, और अ सॉल्यूशन नहीं होता एक्चुअली में। ये क्या होता है, यहां पे देखो सॉल्यूशन एक्चुअली में क्या है, एक कर्व का इक्वेशन होता है ना। तो अ कर्व which contains an arbitrary constant is called general solution। ठीक है,
और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, पहले डेफिनेशन लिख लो, फिर मैं इसको समझाता हूं कि हम कैसे पहचानेंगे कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, अ कर्व which contains and known constant is called particular solution। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन समझ में आएगा। आर्बिट्ररी कांस्टेंट किसको बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? अननोन कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, और ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहां पे आया था आपको? ये हमारे पास इंटीग्रेशन वाले पार्ट में आया था, है ना, जहां पे हम इंटीग्रेट करने के बाद एक कांस्टेंट को ऐड करते थे, और वो कांस्टेंट क्या होता था? कुछ भी एक जनरल टर्म होता था, सी हम जनरली ऐड करते थे, है ना। नॉन कांस्टेंट हम किसको बोलेंगे? नॉन कांस्टेंट वैसा कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हमें एग्जैक्टली पता है। ठीक है, तो देखो यहां पे कि जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को हमने जनरल सॉल्यूशन, जिसको हम जीएस से डिनोट कर रहे हैं, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन जिसको हम पीएस से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमने अभी जस्ट एक एग्जांपल लिया था, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ट्वाइस एक्स, ठीक ना, और इस वाले इक्वेशन का हमने कुछ एक सॉल्यूशन क्या देखा था? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इसका सॉल्यूशन था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका सॉल्यूशन है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10 इसका सॉल्यूशन है, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक कोई भी कांस्टेंट सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अब अगर हमें जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो जनरल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होगा जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा और अननोन कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब आते हैं इस वाले पार्ट में। देखो, इस वाले पार्ट में एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसके अलावा ये कांस्टेंट एक यूज हुआ है। ये कांस्टेंट क्या है? नोन कांस्टेंट है ना, इसकी वैल्यू कितनी है? 2 है, हमें पता है कि ये 2 है। ठीक है, वैसे ही यहां पे देखो, एक ये भी इन्वॉल्व है, एक ये भी इन्वॉल्व है, और ये दोनों वैल्यू क्या है? नोन है। तो जो नोन होगा उसको हम किस में लेके चले जाएंगे? पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10, है ना। इसमें जितने भी कांस्टेंट आपको दिख रहे हैं, है ना, आर्बिट्ररी डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को छोड़ के बाकी इसमें जो कुछ भी यूज होगा वो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि ये क्या होता है। ठीक है, इसमें कुछ भी अलग से ऐसा नहीं होगा जो आपको पता नहीं होगा। लेकिन अगर हमें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी दे दिया है, ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी दे दिया है, अब अगर कोई पूछता है हमसे कि यहां पे ये कांस्टेंट तो C2 हमें पता है, लेकिन क्या इस c की वैल्यू पता है? ये c हमें पता नहीं है, इसी को हम क्या बोलते हैं? आर्बिट्ररी कांस्टेंट, है ना। यही क्या होता है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट, और इसी को हम क्या बोलते हैं? अननोन कांस्टेंट। अननोन कांस्टेंट, ठीक है। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट और अननोन कांस्टेंट के बेसिस पे आप किसी भी सॉल्यूशन, किसी भी कर्व को, है ना, कोई भी कर्व अगर हमें दिया रहता है ना, अगर कोई भी कर्व अगर हमें दिया रहता है तो उसको आप, है ना, उसको आप देख के बता पाओगे कि वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है या जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपको समझ में आ रहा है। तो जनरल सॉल्यूशन अगर आपको फाइंड करना है या समझना है तो आपको क्या देखना है उसमें, कि उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट है या नहीं है, ठीक है, और अननोन कांस्टेंट है या नहीं है। और वैसे ही अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो उसमें हमारे पास जितने भी कांस्टेंट यूज होंगे वो सारे कौन से कांस्टेंट होंगे? नोन कांस्टेंट यूज होंगे, है ना। तो अगर कांस्टेंट आपका अगर नोन है तो आपको पता है कि वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आप ये चेक कर सकते हो कि कोई भी सॉल्यूशन हमारा जनरल सॉल्यूशन है या पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। और उसके बाद हमें इसमें चेक करने के लिए आता है कि ये इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। ठीक है,
ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने का ट्राई करते हैं कि जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन या किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, एक चीज आप बस ये ध्यान रखना कि जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, अभी के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो वो किस तरीके से या उसको हम बाद में करते हैं, पहले अभी ये देख लो, एक एग्जांपल लिख लो। ठीक है, मान लो हमारे पास एक एग्जांपल है, क्वेश्चन लिखो, वेरीफाई दैट y इक्वल टू e टू द पावर -3x, y इक्वल टू e टू द पावर -3x is a solution of the differential equation, solution of the differential equation y double dash plus y dash minus 6x equal to 0। यहां पे y कर दो 6y इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि हमें इसे बोला है कि वेरीफाई करना है आपको, कि वेरीफाई करके बताओ कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, तो पहली चीज तो हमें ये समझना है कि ये सॉल्यूशन एक्चुअली में किस टाइप का दिया हुआ है, और ये जो वेरीफाई करने के लिए बोला है तो ये एक्चुअली में क्या है ना। तो देखो बोल रहा है कि y इक्वल टू e टू द पावर -3x है, और डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, यानी हमें इसमें y की वैल्यू इसमें पुट करनी है। इसका मतलब ये इसका क्या बोल रहा है कि सॉल्यूशन है या नहीं, बस हमें यही चेक करना है कि नहीं। तो अगर ये सॉल्यूशन है या नहीं चेक करने के लिए उससे पहले हमें ये बताना है कि ये बताओ कि ये जनरल सॉल्यूशन है या पर्टिकुलर सॉल्यूशन है ना। ये जो इक्वेशन है ये जनरल सॉल्यूशन है या पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। तो कैसे चेक करेंगे जनरल सॉल्यूशन है या पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, तो सिंपली आप देखो कि इसमें जो भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट या सॉरी इसमें जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज हुआ है ना, उसके अलावा जो कुछ भी है वो हमें पता है या नहीं है। ठीक है, तो यहां पे देखो कौन कौन सा टर्म यूज हुआ है, यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल y है, इसके अलावा जो टर्म यूज हुआ है वो सब कुछ क्या है, हमें नोन है। ठीक है, इसमें कुछ भी ऐसा चीज नहीं है जो हमें पता नहीं है। ठीक है, तो इसको हम कौन सा सॉल्यूशन बोलेंगे, ये हमारे लिए क्या हो गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है ना, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है इसमें। तो अब हम चेक करते हैं कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो यहां पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, फिर से वही चीज, लेफ्ट हैंड साइड पे आओ आप, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या है हमारे पास, y डबल डैश प्लस y डैश माइनस 6y। ठीक है, राइट हैंड के हमें इसके इक्वल करना है, राइट हैंड कितनी है, 0। तो इसमें जहां जहां पे y है वहां पे आप ये वाला पार्ट पुट कर दो। y डबल डैश मतलब क्या हो गया, इसका हमें 2 बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो इसका 2 बार dy बाई dx या y डैश कितना होगा इसके लिए, -3 e टू द पावर -3x, समझ में आ रहा है, और y डबल डैश कितना हो जाएगा, 9 इंटू ई टू द पावर -3x। पुट करो यहाँ पे y डबल डैश की वैल्यू 9 e टू द पावर -3x प्लस y डैश की वैल्यू माइनस टाइम्स 3 e टू द पावर -3x माइनस 6 इंटू y की वैल्यू कितनी है, e टू द पावर -3x। देखो e टू द पावर -3x कॉमन आ जाएगा और ये टर्म कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 0। और ये किसके इक्वल है, राइट हैंड के इक्वल है। इसका मतलब y इक्वल टू ई टू द पावर -3x क्या है, y इक्वल टू -3x इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो बस हमें यही चीज चेक करना था, है ना। इस वाले पार्ट में बस आपके पास इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जहां पे आपको कोई एक इक्वेशन आपको दे देगा और आपको वेरीफाई करके बताना है। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए क्या होगा, जितने भी ऑर्डर का डेरिवेटिव यूज हुआ है उसको आप उसमें पुट करो और चेक करो कि वो उसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चंस को वो डिफिकल्ट भी बना सकता है ना। बहुत अलग अलग टाइप के आपको क्वेश्चंस दिखाई पड़ेंगे। जैसे
एक एग्जांपल मैं लेता हूं, है ना, तो उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर वो डिफिकल्ट टाइप का बना रहा है तो आप उसको कैसे सॉल्व करके देख रहे हो, है ना। आपको ये क्वेश्चन देखने में इजी लग रहा होगा कि ये चीज है ना, लेकिन अगर आप सही तरीके से नहीं करोगे तो यही क्वेश्चन काफी लेंदी बन जाता है। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है y इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो हमें चेक करना है y इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर, और इक्वेशन है हमें y डैश इक्वल टू एक्स वाई अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमें ये चेक करके बताना है, यहां पे बोला है क्वेश्चन वेरीफाई दैट कर्व y इक्वल टू दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस और नॉट। ठीक है, तो हमें ये चेक करके बताना है कि ये इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे अभी, अब हमें चेक करना है कि देखो इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या बोल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड बोल रहा है कि इसका ये डेरिवेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहां से ये हमारा, अब ये बताओ कि ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है या जनरल सॉल्यूशन है ना। तो ये इसका क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। आप चेक करके देख सकते हो, क्यों, क्योंकि इसमें नो आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आर्बिट्ररी कांस्टेंट मतलब क्या है, समझ में आ रहा है आपको, है ना। यहां पे देखो कि इस वाले इक्वेशन में कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है। तो अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कि ये हमारे लिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन है ना। अब ये सॉल्यूशन इसका है या नहीं है वो हमें चेक करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, y डैश, है ना, और y डैश की वैल्यू हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं। y डैश कैसे लिखोगे आप, y डैश कैसे लिखोगे, तो देखो y डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 बाई और x बाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चेक करना, इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो y डैश की वैल्यू ये आएगी। ठीक है, देखो ये राइट हैंड के इक्वल हमें अभी नहीं दिख रहा है ना, ये हमें राइट हैंड के साइड के इक्वल नहीं दिख रहा है। तो आप क्या करो, राइट हैंड साइड को भी थोड़ा सा सॉल्व करो, है ना। तो कभी कभी आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, कभी कभी नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा लेफ्ट हैंड को सॉल्व करो, थोड़ा सा राइट हैंड को सॉल्व करो। देखो x तो सब कुछ सेम है, y की वैल्यू अगर हम ये वाली यहां पे पुट कर दें तो एक्स वाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। ऊपर नीचे से देखो कुछ टर्म कैंसिल होगा, तो ये कितना बन जाएगा, x ओवर रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो अब देखो दोनों चीजें क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है और ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है और ये इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है ना। तो ये इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। ठीक है, इसी चीज को आप थोड़ा सा दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, देखो जो हमें ये चेक करने के लिए दिया था, तो या तो आप क्या करो कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड करके सॉल्व कर लो, या नहीं तो आप इसी से स्टार्ट करो और यहां तक पहुंचने का ट्राई करो। ठीक है, तो देखो y इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, यहां पे मैं अगर इसको स्क्वायर कर देता हूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, और अब मैं इसको अगर डिफरेंशिएट करता हूं तो कितना होगा, 2y इंटू वाई डैश इक्वल टू ट्वाइस एक्स। देखो x से x कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहां से y डैश को हम क्या लिख सकते हैं, x बाई वाई। ठीक है, जो हमें प्रूफ करना था ऊपर में y था, तो ऊपर नीचे अगर हम y से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, है ना, तो y डैश की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, y डैश इक्वल टू एक्स वाई बाई वाई स्क्वायर। और y स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, देखो तो एक्स वाई बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आप दोनों मेथड ट्राई कर सकते हो जो आपको इजी लगे। किसी किसी केस में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को अलग अलग सॉल्व करना थोड़ा सा इजी होगा, किसी किसी केस में जो कर्व आपको दिया हुआ है उसी कर्व से प्रोसीड करने पे आपको आंसर जल्दी मिल जाएगा, है ना। तो एग्जाम्पल में आपके पास, बुक में आपके पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जहां पे आप इस टाइप के मेथड्स को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना
कि जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो हम कौन सा मेथड अप्लाई करें। ठीक है, दोनों मेथड से हो सकता है, दोनों से आंसर आता है। किसी में आपका क्वेश्चन लेंदी पड़ सकता है ना, और किसी में आपका क्या होगा, वो शॉर्ट में आपका सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो ये हमने देखा कि कैसे हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं, वो हम इसमें डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन मतलब क्या हो गया, जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे उसको हम जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे, और जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होगा उसको हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि किसी ने ये एग्जांपल दिया, y इक्वल टू a टाइम्स साइन bx प्लस c। ठीक है, अब बताओ कि क्या ये किस टाइप का सॉल्यूशन होगा, है ना, ये किस टाइप का सॉल्यूशन होगा। तो यहां पे देखो क्या है, कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, 1 2 और ये 3, है ना। ये तीनों यहां पे क्या है, ये तीनों यहां पे क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ये क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ना। इसलिए ये क्या होगा हमारे लिए, इसलिए हमारे लिए क्या होगा, एक जनरल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन होगा या नहीं, आप ये चीज चेक कर सकते हो। एक और चीज, आप जनरल सॉल्यूशन देख के बता पाओगे कि ये उसका इक्वेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप इसमें एक पॉइंट आप नोट कर लो, तो आपको ये क्वेश्चन करने में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट है हमारे पास कि आप आर्बिट्ररी कांस्टेंट में जो जनरल सॉल्यूशन होते हैं, जनरल सॉल्यूशन में जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, और आप एक चीज और ध्यान दोगे यहां पे कि जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन आप देखोगे, जो एक्सरसाइज जो आपका 9.2 है, ठीक है, 9.2 आपके पास जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन में कभी भी कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम नोट कर लेते हैं, देयर इज नो आर्बिट्ररी कांस्टेंट, देयर इज नो आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन एनी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होगा। दूसरी चीज, आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होगा, क्लियर है ना। सेकंड पॉइंट कि आपके पास जो जनरल सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन को आप देख के आर्बिट्ररी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका आप ऑर्डर बता सकते हो। ठीक है, तो यहां पे लिख लो, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी प्रिडिक्टेड, differential equation can be predicted, and order of differential equation can be predicted by the general solution, कैसे, the number of, है ना, इसी को कैसे हम जनरल सॉल्यूशन से प्रिडिक्ट करेंगे, है ना, दी नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इन्वॉल्व इन द जनरल सॉल्यूशन is the order of differential equation। ठीक है,
तो अगर कोई आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे दे, ठीक है, क्योंकि हमें यह चीज पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है। आपके पास जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप आए होंगे उन सब में आपने देखा होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं था, और इस चीज को हम आगे यूज भी करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। अब अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा क्या होता है, फ्री फ्रॉम आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है, ठीक ना। लेकिन अगर हमें कोई जनरल सॉल्यूशन दे दिया और बोल रहा है कि ये किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, है ना। पर्टिकुलर सॉल्यूशन से आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। जैसे अगर किसी ने हमें ये इक्वेशन दे दिया और अगर कोई पूछता है कि ये जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा, है ना, तो इसमें कितने डिफरेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट यूज हुए हैं, 3 डिफरेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट, है ना। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना रहना चाहिए, 3 ऑर्डर का होना चाहिए, ठीक है। तो अगर वो 3 ऑर्डर का नहीं होगा तो ये उसका सॉल्यूशन नहीं बन पाएगा। आपने यहां पे ऊपर में हमने यहां पे देखो एक क्वेश्चन किया था ये वाला, है ना, ये देखो डेरिवेटिव ये कितने ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का है, ठीक है। तो इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उस डिफरेंशियल इक्वेशन में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, और वो किसमें, जनरल सॉल्यूशन में। हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। तो जनरल सॉल्यूशन में अगर जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी वही है, और जितने डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है जनरल सॉल्यूशन में उतने ही उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट यूज होंगे, ठीक है। तो ये बात आपको बस ध्यान में रखना है, बाकी हम इसको आगे यूज करेंगे तो वहां पे और ये और अच्छे तरीके से आपको क्लियर होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आप एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस ट्राई करो, है ना, यहां से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर कोई हमें सॉल्यूशन दिया हुआ है तो हम कैसे सॉल्यूशन चेक करते हैं, है ना, वो उसका जनरल सॉल्यूशन है या पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, ये सब कुछ हमें एक्सरसाइज 9.2 में करना है, ठीक है। तो 9.1 आपका क्लियर हो चुका है, 9.1 में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हर एक क्वेश्चन में बस ऑर्डर और डिग्री पता करना था। एक्सरसाइज 2 में हर एक क्वेश्चन में आपको यह बताना है कि वो उसका जनरल सॉल्यूशन है या पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, और दूसरी चीज हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। तो वेरीफाई भी आप इजीली कर सकते हो, हर एक इक्वेशन को आप बस पुट करके देखो, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो सॉल्यूशन होगा, अगर नहीं कर रहा है तो सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना। तो ये बस एक बेसिक सा आइडिया है, इसको आप कंप्लीट कर लो। इसके बाद अभी तक हमने बस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में देखा है कि सॉल्यूशन कैसा होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होता है, उसका ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होता है, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पे एक्चुअली में क्वेश्चन ट्राई करना स्टार्ट करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कैसे होता है। अभी तक हमने फॉर्म नहीं किया था, है ना, हमें किसी ने डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया तो हमने उसका ऑर्डर, डिग्री, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, वेरीफाई करना, ये सब कुछ हमने चेक किया, ठीक है। अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना सीखेंगे कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कैसे करना है ना, और डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कैसे होता है। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे खुद से फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना सीख जाएंगे तो उसके बाद हम सीखेंगे कि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकलता है, ठीक है। तो हमारा फाइनल एम यही है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सॉल्यूशन निकाल पाए, लेकिन सॉल्यूशन निकालने से पहले हमें यह भी सीखना होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली में फॉर्म कहीं से होके कैसे आता है। कोई भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रहा है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली में उसने बनाया कैसे होगा, है ना, अचानक से तो उसको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन मिला नहीं होगा, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम यही सीखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमें कैसे फॉर्म करना है, या कोई अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रहा है तो उसने कैसे फॉर्म किया होगा, उस चीज को हम समझने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे, तब तक आप लोग एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आप लोग कंप्लीट करो, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी को कंटिन्यू करते हैं, है ना, और भी इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग सीखेंगे, ठीक है।
तब तक आप लोग एक्सरसाइज कंप्लीट करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय।